अस्सलाम वालेकुम नाजरीन लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन मज तुहद वह पुरखलूस तो पुरजोश इस्तकबाल तो आज रोज बह तुहज मेज़बान लुबना महराज। नाजरीन उम्मीद यह तुम सारी ऐसु बखैर आफियत तो दुआ करान अल्लाह ताला थविन सादी हमेश बसेहत सलामत आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन चूंकि सेहत की सेहत प्रोग्रामस मज हर वी सेहत रंग मुख्तलिफ मौजूआतन पे कत करान तो पन्निस खास मेहमान सज राय जानान। अजकि सेहत प्रोग्रामस मज करो अकिस हसास मौजूस पे कत सन कत रोज आज पन्निस मेहमानस निश ये ज इनफर्टिलिटी क्या गई, चूंकि अक्सर वनकस वचान सानि सोसाइटी मज यिथ जोर यमन जन वारिया प्रॉब्लम बच्चे हेनस मज बच्चे बनस मज प्रॉब्लम अजकिस मेहमानस निश करो ये जानच कोशिश ज कित कन समझो ज इनफर्टिलिटी क्या गो, क्या अमिक वजूहत रोजान तो क्या इलाज मोलजात अस नश दस्तियाब। नाज़रीन चूंकि यह लाइव फोन इन प्रोग्रामस दौरान लगातार तुहदन फोन कॉलन हुंद इंतजार रोजान। वह गई तो यह गुजारिश ज तुम प्रोग्रामस मज शिरकत करियो, प्रोग्रामस मज कॉल करियो, पन्ने टीवी सेटुक वॉल्यूम थो कम, सवाल पृछो मुख्तसर अल्फाजन मज तो अजकिस मौजूस पे युस जन इनफर्टिलिटी। अत मौजूस पे करो आज कत पन्निस खास मेहमानस सनिस गेस्ट एक्सपर्ट मोहतरमा डॉक्टर सना अशफाक नकाश साहिबा यम जन कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट वैली फर्टिलिटी सेंटर नौगाम श्रीनगर मज। नाजरीन तह वनो येतन डॉक्टर साहिबा J&K फर्स्ट फीमेल डॉक्टर यमो जन महारत हासिल कर्मज रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड सर्जरी मज। वली नाजरीन इस्तकबाल करो मोहतरमा डॉक्टर सना अशफाक नकाश साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। सेठा सेठा इस्तकबाल तुहद प्रोग्रामस मज। डॉक्टर साहिबा आगाज से मज करो तह निश यह जानच कोशिश ज इनफर्टिलिटी युस जन यह वर्ड दो हर कह सोसाइटी यथ फैमिली मज जन यह इशू रोजान, हर कह डिस्टर्बड आसान, सह जोर डिस्टर्बड आसान, स्ट्रेस आसान, पनुन इमोशनल स्ट्रेस आसान, फैमिली हुंद स्ट्रेस, सोसाइटी हुंद स्ट्रेस, अगर नहीं कंसे जोरस बच्चे हेन कहें। यह इनफर्टिलिटी कित कन समझो तो कत जोरस वनो यमन फर्टिलिटी प्रॉब्लम। इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें, देखिए आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि इसकी अवेयरनेस पब्लिक में आना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली जब पब्लिक को पता होगी कि इनफर्टिलिटी क्या होती है तभी वो सही टाइम पे सही वक्त पे इलाज के लिए एक स्पेशलिस्ट के पास पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में बोले इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या है या इनफर्टिलिटी का हम डायग्नोसिस कब बनाते हैं, जब एक कपल की शादी होती है और वो बच्चे के लिए ट्राई करते हैं, एक्टिवली ट्राई करते हैं, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं फॉर 1 ईयर और 1 साल के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको इनफर्टिलिटी लेबल करते हैं और ऐसे कपल को हम सलाह देते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाएं, एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं और इवैल्यूएट करें। लेकिन ये जो हमारा टाइम पीरियड है जो मैंने बताया कि 1 साल एक्टिवली ट्राई करने के बाद वो डॉक्टर के पास आ रहे हैं, ये तब एप्लीकेबल है, ये तब लागू है जब फीमेल पार्टनर की एज यानी कि जो बीवी है, जो वाइफ है, उनकी एज जो है, उम्र जो है वो 35 साल से कम है। अगर यही एज जो बीवी की उम्र है वो 35 साल से ज़्यादा है, मतलब वाइफ की उम्र 35 ईयर्स से ज़्यादा है, तो ये जो हमारा इवैल्यूएशन का टाइम है, मतलब कब हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है, कब हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ये कम हो जाता है। ये 1 साल से 6 मंथ्स हो जाता है। यानी 6 महीने ट्राई करने के बाद, एक्टिवली ट्राई करने के बाद अगर एक कपल जहाँ पे बीवी की उम्र 35 ईयर्स से ज़्यादा है और वो प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पा रहे, तो ये एक इंडिकेशन है कि इनको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आना चाहिए और इवैल्यूएट करवाना चाहिए खुद को। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, यू बीइंग द फर्स्ट फीमेल गायनिकोलॉजिस्ट हैविंग द एक्सपीरियंस इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड सर्जरी, तो अनिश करो ये जानच कोशिश अमिच अगर ये इंसिडेंस तो प्रिवलेंस वनो वनकस क्या वर्ल्ड वाइड और खासकर अगर हम बात करें J&K की, तो कितना ज़्यादा प्रिवलेंट है अभी ये इनफर्टिलिटी का इशू? देखिए, अब हम जब प्रिवलेंस की बात करें तो हमें डेटा कोट करना पड़ता है, तभी वो हमारे नंबर्स ऑथेंटिक रहेंगे। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड प्रिवलेंस बात करें, इनफर्टिलिटी की वर्ल्ड वाइड कितनी प्रिवलेंस है, तो हमें WHO का डेटा कोट करना है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। उनका जो करंट डेटा है, जो लेटेस्ट डेटा है, अकॉर्डिंग टू दैट 10 से 15% है
करंट प्रेवलेंस इनफर्टिलिटी की, और ये एक्चुअली राइज ही हो रही है फ्रॉम द लास्ट डेटा। और अगर हम खासकर इंडिया की बात करें, इंडिया में हमारे अपने नेशनल सर्वेज होते हैं, NFHS का डेटा है, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे होते हैं, और जो करंट सर्वे हुआ था वो NFHS 5 था, और उन्होंने भी यही बताया कि नेशनल प्रेवलेंस जो है इनफर्टिलिटी की, दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 10 से 15%, 10 to 15%। अब हम इसको फर्दर नैरो डाउन करेंगे, हमारे सिनेरियो में J&K की बात करें, कश्मीर वैली की बात करें, तो NFHS 5 डेटा ने जब स्टेट वाइज डेटा ब्रेक डाउन करके बताया है, तो यहाँ का भी हमारा जो प्रिवलेंस है, इट इज़ इन रिफ्लेक्शन विद द नेशनल लेवल, लगभग 10 से 15% ही हमारी भी ओवरऑल प्रिवलेंस है इनफर्टिलिटी की। लेकिन अलार्मिंगली इस डेटा में जो हमने देखा है वो ये है कि जो एज ऑफ मैरिज है, जो फीमेल्स की उम्र है शादी करने की, वो काफ़ी बढ़ गई है कश्मीर रीजन में एज़ कम्पेयर टू NFHS 4 का डेटा अगर हम कंपेयर करें। तो एक तो लेट मैरिजेस हो रही हैं, और फिर डिलेड चाइल्ड बेयरिंग भी हो रही है, शादी भी लेट हो रही है, और फिर बच्चा भी प्लान कपल्स लेट कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी के केसेस आ रहे हैं और देखने को मिल रहे हैं। जी, प्रोग्राम में हमारे साथ फर्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं, ये कामरान साहब हैं, चाडोरा से कॉल कर रहे हैं, इनका सवाल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान साहब सठा इस्तकबाल छ तुहंद सवाल फरमाइए पन। मैडम मे सवाल 3 चीजन पे वन तो मे इसकी चीज वन एडमिटेड फैक्ट इनफर्टिलिटी रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स ऑन राइज इन कश्मीर। जी वन तो मे तुम एज फैक्टर तो डाइटुक तो भी स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल 3 चीजन पे कर डॉक्टर साहब कत, एज फैक्टर, डाइट तो स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल, इन रेस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एज लाइफस्टाइल ते भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, और इस पे हम जितनी बात करें कम है। जैसे मैंने अभी डेटा कोट किया, हमारा जो NFHS 5 डेटा है, जो नेशनल सर्वे का डेटा है, वो यही बता रहा है कि हमारी एज ऑफ मैरिज बढ़ रही है। अब इसका क्या इफेक्ट है फर्टिलिटी पे, जो हमारे कॉलर का सवाल था। देखिए, एज बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिडिक्टर है सक्सेस का इन रिप्रोडक्शन, मतलब हमारी जो भी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हम आगे बात करेंगे उनका सक्सेस प्रिडिक्टर, मतलब हमारा सक्सेस रिवॉल्व करता है अराउंड फीमेल की एज। और क्यों? देखिए, एज के साथ क्या होता है, जो हमारी फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरीज हैं। ओवरीज में एग्स होते हैं, और एग नंबर अल्लाह ताला की तरफ से हर फीमेल में एग नंबर फिक्स्ड होता है। देखें, एट द टाइम ऑफ बर्थ ही जब एक लड़की, जब एक बच्ची पैदा होती है, जो उसकी ओवरीज में एग नंबर है वो फिक्स्ड होता है। और यही आहिस्ता आहिस्ता जैसे जब प्यूबर्टी आती है, ये एक्टिवेट हो जाता है हमारा जो ओवेरियन एक्सिस है, और इन्हीं एग नंबर से फिर आप माने एक एक एग आगे जाके ओव्यूलेट करना शुरू हो जाता है। बट ये जो ओवेरियन रिजर्व जिसको हम बोलते हैं, एग पूल बोलते हैं, ये फिक्स्ड है। अब आप देखिए एज कितनी इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पे। एज जैसे जैसे एक फ़ीमेल की बढ़ती है, और हमारे रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में, हमारी इनफर्टिलिटी की दुनिया में 35 एक बहुत ही अहम नंबर है। जब हम 35 देखते हैं कि एज 35 से ज़्यादा है, हम अलार्म हो जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी स्टडीज़ हुई है, रिसर्च पब्लिकेशंस है, जिसमें उन्होंने देखा है कि रियली 35 इयर्स के बाद एक फ़ीमेल का जो एग रिज़र्व है, एग पूल है, वो काफ़ी घटता है, और ना ही एग नंबर, एग क्वालिटी भी उसके साथ साथ कम हो जाती है। तो जब ऐसे में आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं एक लो एग नंबर के साथ, एक पोर क्वालिटी रिजर्व के साथ, तो प्रेगनेंसी आने में भी डिफ़िकल्टी होती है, और अगर प्रेगनेंसी आती है तो अबॉर्शंस बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो एज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है फर्टिलिटी का। सेकेंडली हमारे कॉलर ने डाइट का पूछा। देखिए, डाइट आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेज है, उनका अब हमने नाम ही रख दिया है लाइफस्टाइल डिजीजेज, क्योंकि वो हमारे डाइट और जैसे इनका सेकेंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल था। हमारी अनहेल्दी चॉइसेस है, हम बहुत कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का कंजम्पशन हमारा बहुत हाई है, प्रोटीन्स हमारे ना के बराबर है डाइट में। हमारा काम, मोस्ट ऑफ अस जो भी हमारा जॉब है, बहुत सिटिंग जॉब है, सब ऑलमोस्ट सबका ही, हम एक्सरसाइज नहीं करते, और इसकी वजह से जो लाइफस्टाइल डिजीजेज है, जैसे फीमेल्स में ही मैं बोल दूं, PCOS, हमें हर घर में एक लड़की होगी, एक बेटी होगी जो PCOS से सफर कर रही है। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इतना कॉमन हो गया, थायराइड डिसऑर्डर्स इतने कॉमन हो गए हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस इतनी कॉमन है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल चॉइसेस। और ना ही फीमेल्स में, मेल्स में भी ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर इनफर्टिलिटी।
बिल्कुल, प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे। यहाँ पे एक वक्फे के लिए रुकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिल रोज जारी, ये रुको अके वक्फ खतर तुम भरोसा जो हर दिल अजीज रहा अब और भी ज्यादा असरदार पेश है पोषक सुपरस्टार सेबों के लिए पेटेंटेड CIB रजिस्टर्ड ग्रोथ बूस्टर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से मंजूर शुदा पिंक बड पीनट वॉलनट स्टेज पर करे इस्तेमाल, पाए ज्यादा फल फूल सेट, बड़े चमकदार प्रीमियम सेब। कृषज लोगो है असली पोषक की पहचान, पोषक सुपरस्टार हर बाग की शान। नाज़रीन, वक्फ पत बे एक फिर तुहुंद सठा खर मकदम प्रोग्रामस मज कत बात आज करान इनफर्टिलिटी हवाले, यानी सानन जोरन क्या दिक्कत बच्चे हेनस मज। अत मौजूस पे कत बात करान सनिस खास एक्सपर्टस सत मोहतरमा डॉक्टर सना अशफाक नकाश साहिबा, यम जन कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट वैली फर्टिलिटी सेंटर नौगाम श्रीनगर मज। डॉक्टर साहब, तह निश करो ये जानने कोशिश कम कम टाइप इनफर्टिलिटी तुम वुचान रोजान? देखिए, इनफर्टिलिटी की हम बात करें तो ब्रॉडली प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। मैं अपने व्यूअर्स के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोलूँगी। जो कपल्स हमारे पास इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, अगर उन्होंने कभी प्रेगनेंसी अचीव नहीं की होती, यानी वो कभी भी उन्होंने कंसीव ही नहीं बिल्कुल किया होता है, तो हम उनको प्राइमरी इनफर्टिलिटी लेबल करते हैं। और अगर ऐसा कोई कपल है जिन्होंने पहले कंसीव किया होता है, मतलब उनका एक बच्चा होता है या अबॉर्शन रहा होता है प्रीवियसली, या ट्यूबल प्रेगनेंसी, आपने सुना होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, ट्यूब में बच्चा लग गया, लेकिन अब उनको डिफिकल्टी आ रही है कंसीव करने में, तो वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी उनको लेबल किया जाता है। जी जी बिल्कुल। आपने कॉजेज भी शायद अभी पूछा कि हमारे मेल और फीमेल में क्या। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कॉजेज पे भी फर्दर हम आएंगे। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं, तौकीर साहब हैं कुलगाम से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौकीर सो फरमाइए पनो सवाल। मैडम तो छो ठीक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो छो ठीक पे? अल्हम्दुलिल्लाह। इस तौकीर अहमद अर्ज करना कोलगाम डिस्ट्रिक्ट पे। इस्तकबाल छ तुहुन सवाल फरमाइयो, क्या छ यसन जानन? अस गडै सठा शुक्रगुजार डीडी काश्री यमो जन अतन काबिल तरीन डॉक्टर अन सठा शुक्रिया तो तमो दित अस रत तो असल मशवर। बिल्कुल, फरमाइयो मैं पनो सवाल। अस अर्ज यह कि अस बयकादिन अहन तमन 5 वरी पे बच्चे कह जी 5 वरी पे चुक बच्चे कहें इन वस क्या बयकने बे ब्याक सवाल जी फरमाइयो। तुम वन डॉक्टर साहब डाइट कम एहतियात मतलब खान चन कम एहतियात पन अत मज कर? जी डॉक्टर साहब, आप इंटरेक्ट करेंगे इनके साथ। हाँ, इन्होंने कहा कि 5 साल हो गए हैं शादी को और अभी कंसीव नहीं कर पाए। तो देखिए, हमें इनको इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। हमें दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, दोनों को देखना बहुत ज़रूरी है कि हमें देखना है कि वजह क्या है कि 5 साल हो गए हैं शादी को और बच्चा नहीं हो रहा। हस्बैंड का भी टेस्ट करना ज़रूरी है, उनका सीमन एनालिसिस करना ज़रूरी है। मैडम जी, ऑलरेडी हमने उनको डॉक्टर साहब ने बोला जी, उन्होंने बोला कि आप इनको ट्यूब टेस्ट करो और मेल को सुपर काम टेस्ट कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का टेस्ट करना वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल आए हैं टेस्ट, वो नॉर्मल है। देखिए, जब हम टेस्ट करते हैं, सीमन टेस्ट करते हैं और वाइफ की तरफ से हम ट्यूब्स देखते हैं, उनकी एज कितनी होगी, उम्र क्या होगी उनकी? मेल की एज 34 और फीमेल की एज 31 होगी। 31 होगी, ठीक है। तो जब हम मेल का सीमन आप बता रहे हैं नॉर्मल है और वाइफ के ट्यूब टेस्ट किया है आपने, वो नॉर्मल है, और अगर उनके पीरियड्स रेगुलर है, मतलब उनके साइकिल्स टाइम से आ रहे हैं, उसमें कोई डिले नहीं है उनके पीरियड्स में, वो रेगुलर है साइकिल्स उनके, मेंस्ट्रुअल साइकिल छ यमन रेगुलर रोजान टाइमस पे छ का पीरियड्स गसान? मे पता मैं तो किस वनान तो मगर तेज जानकारी छन अस
ऐसा उसकी नॉलेज तो नहीं है इनको, बट जी वही देखिए जी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो कई बारी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हमारे रेगुलर नहीं होते हैं, साइकिल्स रेगुलर नहीं होते हैं, तो वो एक इंडिकेशन है कि ओव्यूलेशन हर साइकिल में नहीं हो रही है, मतलब एग नहीं बन रहा। तो ऐसे में हम इनको एग बनाने की मेडिसिन दे सकते हैं, क्योंकि ट्यूब्स इनके खुले हैं, सीमन इनका हस्बैंड का नॉर्मल है, तो हो सकता है वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हो कि एग बन नहीं रहा हो, ओव्यूलेशन नहीं हो रही हो, तो उस लेवल पे हम इनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और अगर इनके साइकिल्स भी रेगुलर है तो फिर ये हमारे अनएक्सप्लेन्ड कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि सब देखते हुए सब नॉर्मल है, फिर भी रीजन अननोन है, बट फिर भी दवाई से हमारी जो ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन रहती है, एग बनाने की दवाई जो रहती है, उससे कंसीव हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में भी। डॉक्टर साहब, क्या कॉजेस रहते हैं जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, चाहे हम फीमेल्स की बात करें या मेल्स की बात करें, तो क्या वजूहत रहते हैं कि फर्टिलिटी इशू आ जाते हैं? जी देखिए, मैं ये बहुत क्लियरली पुट आउट करना चाहती हूँ कि जो इनफर्टिलिटी है वो सिर्फ एक फीमेल की प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें हमारी सोसाइटी में ये बात बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज आगे जानी चाहिए कि इनफर्टिलिटी एक कपल की प्रॉब्लम है। देखिए, हस्बैंड वाइफ दोनों का एक बच्चा होता है, ना बच्चा सिर्फ माँ का होता है, ना ही सिर्फ बाप का होता है। तो इवैल्यूएशन भी इनफर्टिलिटी की जब हम बात करें, कॉजेज में भी हस्बैंड भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी फीमेल है। और अब अगर हम नंबर्स की बात करें, हम स्टैटिस्टिक्स को कोट करें, तो हमारा डेटा बोलता है 30 to 40% केसेस में सिर्फ और सिर्फ मेल रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए, और सिमिलरली 30 to 40% अदर केसेस में सिर्फ फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है इनफर्टिलिटी के लिए। 20% केसेस में कंबाइंड फैक्टर होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों का ही कंट्रीब्यूशन रहता है इनफर्टिलिटी के लिए। और 10% जैसे हमने अभी हमारे कॉलर साहब ने बोला, 10% ऐसे केसेस होते हैं जिनको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी लेबल करते हैं, जहाँ पे हमें कोई एपरेंट मेल या फीमेल कॉज नहीं नजर आता। बट 30 to 40% केसेस में मेल इज सोलली एंड होलली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। तो ये मैसेज अक्रॉस जानी चाहिए कि कपल को दोनों को आना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल आ रही है, फीमेल आ रही है और हम फीमेल के टेस्ट कराए जा रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, और एक सिंपल सीमन एनालिसिस हमने हस्बैंड का नहीं किया होता है। बिल्कुल। मुंतहा साहिबा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, ये पामपोर से कॉल कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, क्या चीज़ जानो डॉक्टर साहिबा से? जी मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये रहेगा कि यूजुअली बोला जाता है कि औरतों की फीमेल्स में बिफोर मैरिज भी पता चल सकता है ना कि सिम्टम्स इनफर्टाइल होने के, लाइक आयरन डेफिशिएंसी हो या सीवियर पीसीओएस हो या सिस्ट वगैरह का ज्यादा मसला हो, कुछ उससे पता चलता है। मगर मेल्स में कुछ ऐसी इंडिकेशंस है जिससे पता चल सकता है, या कुछ क्राइटेरिया हो सकता है जिससे पहले बिना बिफोर शादी पता चले? जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बोला इन्होंने। फीमेल्स में तो काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो गए, साइकिल ही आपका रेगुलर नहीं है, स्किप हो रहा है, डिले हो रहा है, या बहुत पेनफुल साइकिल है, तो ये कुछ इंडिकेशन हो सकती है कि शायद आगे जाके इस लड़की में इनफर्टिलिटी फेस कर सकती है। बट मेल्स में क्या साइंस होते हैं? देखिए, मेल्स में हम जैसे जब हमारा एक लड़का घर में पैदा होता है, हमने बहुत, इनफैक्ट अभी भी मैं ओपीडी में ऐसे केसेस देखती हूँ कि अनडिसेंटेड टेस्टिस बचपन में रहा होता है, यानी कि एट बर्थ जो हमारा जो स्क्रॉटम होता है, स्क्रॉटम में टेस्टिस होते हैं, बट कई बच्चों में ऐसा होता है कि वो डिसेंड नहीं किए होते हैं, वो एब्डोमेन में ही, मतलब पेट में ही वो टेस्टिस रह गए होते हैं, वो नीचे अपनी जगह नहीं आए होते हैं, और वो मिस हो गया होता है समहाउ, या तो घर पे डिलीवरी हुई होती है या नहीं एग्जामिन किया होता है। तो ये बच्चा सर्जिकली इसमें हम ये करेक्ट नहीं करते हैं। ये इस बच्चे में सर्जरी होना बहुत ज़रूरी है 1 साल की उम्र तक। 1 साल एक कट ऑफ एज है कि ये टेस्टिस वापस अपनी जगह पहुंचने चाहिए। अगर 1 साल से ज़्यादा क्रॉस हो जाता है तो ये जो इनका फंक्शन है, स्पर्म बनाने का फंक्शन है, वो लॉस हो जाता है। तो हमारे पास ऐसे अडल्ट आते हैं, ऐसे मेल्स आते हैं ओपीडी में, जिनके बचपन में ये चीज़ रही होती है, बट वो अननोटिस चली गई होती है, उन्होंने बहुत देर के बाद सर्जरी कराई होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो फिर इनफर्टिलिटी उनको फेस करनी पड़
बढ़ रही होती है, नंबर 1। नंबर 2, मेल्स में जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन जाता है एबनॉर्मल सीमन पैरामीटर्स के लिए। उनके सिडेंट्री लाइफस्टाइल या बहुत ओबेसिटी अगर बहुत हो मेल में, स्मोकिंग कर रहा हो मेल, और उनकी ऑक्यूपेशन ऐसी हो, जैसे हमारे बहुत भाई फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर में हैं, तो पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनोफॉस्फाइड कंपाउंड्स जो होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का कंटिन्यूस एक्सपोजर होना, उससे भी सीमन पैरामीटर्स पे इफेक्ट पड़ता है। या कंटिन्यूस हीट एक्सपोजर, जैसे हमारे जो बेकर्स हैं, जो हमारे तंदूर के साथ जो जिनका कंटिन्यूस हीट एक्सपोजर है, या फॉर दैट मैटर जो भाई हमारे लैपटॉप गोद में लेके काम करते हैं और आदी हो गए हैं ब्लोवर को बिल्कुल अपने टेबल के नीचे ऑन रखना उसको कंटिन्यूसली, वो भी वो अच्छी हैबिट नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्क्रॉटल टेम्परेचर है, जो मेल्स में स्क्रॉटल टेम्परेचर होता है, वो बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। वो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना उसी टेम्परेचर में होता है। तो जब ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, स्क्रॉटल टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना खराब हो जाता है और आगे जाके फिर ये मेल्स इनफर्टिलिटी फेस करते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कुछ और ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स रहती हैं जब हम फीमेल्स की बात करें कि उनकी अर्ली लाइफ में ही कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स रहे, ताकि वो उनको अलार्मिंग साइंस दे कि आगे जाकर इनको फर्टिलिटी का कोई इश्यू तो नहीं आ सकता है? जी जी बिल्कुल। जैसे कोई बच्ची है जिसके साइकिल्स रेगुलर नहीं है, उसके पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, ये एक इंडिकेशन हो सकती है कि इसमें शायद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS है, या इसके पीरियड स्किप हो रहे हैं, 2-2 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे, 3 महीने पीरियड स्किप हो रहे हैं, सिर्फ दवाई से आ रहे हैं, ये एक इंडिकेशन हो सकती है। या पीरियड्स में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पेन होना। देखिए, थोड़ा सा पेन नॉर्मल है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, फिर वो खुद ही ठीक हो जाता है, दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन पीरियड आने से पहले 5-7 दिन पहले से कंजेशन फील करना, बैक एक, लोअर एब्डोमिनल पेन, या किसी को बाथरूम जाते वक्त, स्टूल्स पास करते वक्त पेन होना, यूरिन पास करते वक्त पेन होना, और इस पेन का पीरियड्स में कंटिन्यूसली सेम इंटेंसिटी से कंटिन्यू रहना, 5-7 दिन हैवी फ्लो रहना, ये नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि शायद एक अंडरलाइंग डिजीज़ है जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, शायद इस बच्ची को एंडोमेट्रियोसिस है और ये आगे जाके इनफर्टिलिटी की तरह प्रेजेंट कर सकता है। एंड सिमिलरली हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस, हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा जंक फूड लेना, अनहेल्दी खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, बहुत वेट पुट ऑन करना, ये जो हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे PCOS बहुत ही बड़ा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो बहुत लाइफस्टाइल डिपेंडेंट है, तो बहुत हमारी बच्चियों को, बहनों को PCOS फेस करना पड़ता है और इसकी वजह से फिर इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने शुरुआत में भी फरमाया कि PCOS का जो आज हम देखते हैं हर एक फैमिली में हम देखते हैं ये प्रॉब्लम हो चुकी है, और अब अगर वो फीमेल हैं, उनको हर कोई रिकमेंडेशन देता है कि आप इसकी अर्ली शादी करो, या अगर ट्रीटमेंट करना है शादी से पहले ट्रीटमेंट मत करो, इनको फिर बच्चा बनने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये किस हद तक सही है? और अगर इसको PCOS है, इनको ट्रीटमेंट कब लेना चाहिए? क्योंकि अक्सर चुनके सोसाइटी में ज़माना ये मत करियो जल्दी खानदार, बट शादी से पहले ट्रीटमेंट मत करो, बच्चा बनने में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये किस हद तक सही है? देखिए, PCOS एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसको सिंड्रोम बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं। इनफर्टिलिटी सिर्फ इनमें से एक मैनिफेस्टेशन है, ठीक। तो शादी से पहले ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की तरह प्रेजेंट करता है। इनफैक्ट शादी के बाद भी इसका सबसे प्रिडोमिनेंट सिम्टम होता है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, या तो डिले होते हैं साइकिल्स, या साइकिल स्किप हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जब हमारे पास कोई बच्ची ट्रीटमेंट के लिए आती है, हमारा फोकस रहता है कि इनके हमें साइकिल्स रेगुलराइज करना है, क्योंकि उस टाइम पे फर्टिलिटी हमारा कंसर्न नहीं होता। और इनफर्टिलिटी जब ये प्रेजेंट करते हैं हमें शादी के बाद, जब यही बच्ची आती है हमारे पास कि हम मेरे, तब भी उसके पीरियड्स इरेगुलर ही होते हैं, वो तब भी यही बोलती है कि पीरियड्स इरेगुलर हैं, टाइम से नहीं आते, डिले होके आते, लेकिन अब प्रेगनेंसी भी नहीं आ रही। तो उस टाइम पे हमारा बेसिकली जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है ओव्यूलेशन इंडक्शन, क्योंकि PCOS में कॉज इनफर्टिलिटी का और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी का ये है कि एग नहीं बनता, खुद से हमेशा ओव्यूलेशन नहीं होती, उसकी वजह से पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं, और जब कंसीव करने की कोशिश करते हैं तो प्रेगनेंसी भी नहीं आती। तो इससे हम मेडिसिन देते हैं एग बनाने की, ओव्यूलेशन कराने की, और जब वो एग बनता है, इंशाल्लाह जब वो फर्टिलाइज होता है तो प्रेगनेंसी लाता है, और अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो पीरियड्स इनके रेगुलराइज हो जाते हैं। जी बिल्कुल। दिल्ली से हमारे नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं, ये एस सिंह बात कर रहे हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो
हेलो हाँ, मैं दिल्ली से तस्वीर सिंह बोल रहा हूँ। जी सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में। सवाल पूछे अपना। हाँ, मेरा बेटा और बहू जो है उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। जी बेटे की एज जो है वो 39 है और बेटे की जो डॉटर इन लॉ है उसकी 28 है। तो उन्होंने कंसीव किया था, उसमें ट्यूब प्रेगनेंसी हो गई थी, एक तरह की ट्यूब निकालनी पड़ी फिर ऑपरेट करके। तो उसके बाद में जो है उनको IVF कराया, तो उनको IVF वाले कह रहे हैं कि इनकी स्पर्म की क्वालिटी बड़ी पुअर है और एग की क्वालिटी बहुत पुअर है। इसके आगे क्या सोल्यूशन हो सकता है? जी डॉक्टर साहब, आप इंटरेक्ट करेंगे? जी जी जी, आपने बताया कि उनकी ट्यूब, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, ट्यूब निकल गया और उसके बाद IVF करवाया, लेकिन IVF भी सक्सेसफुल नहीं रहा। नहीं रहा। जी जी तो उन्होंने बोला कि ये इनकी एग की क्वालिटी बड़ी पुअर है और स्पर्म की क्वालिटी भी पुअर है। जी, देखिए ऐसा हो सकता है कि जो आपकी डॉटर इन लॉ है उनका जो AMH है वो लो है। AMH एक हार्मोन है जो ओवरीज से आता है और जो एग का नंबर और क्वालिटी काफ़ी हद तक हमें बताता है। और हो सकता है आपके बेटे स्मोक करते हों या थोड़ा सा उनका वेट ज़्यादा की तरफ हो, उससे भी कई बारी हमारा जो स्पर्म क्वालिटी है, सीमन पैरामीटर्स है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इनको एंटीऑक्सीडेंट्स दिया जा सकता है दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, और उससे थोड़ा सा जो स्पर्म की क्वालिटी है, और अगर वो स्मोक करते हैं तो वो कोशिश करें कम कर। जी, स्मोक नहीं करते, बिल्कुल स्मोक नहीं करते तो उनका वेट ठीक है, नॉर्मल वेट है उनका? नहीं, ओवरवेट है। ओवरवेट है तो उससे भी बहुत सीमन पैरामीटर्स पे इफेक्ट पड़ता है। आप उनको सलाह दीजिए कि वो थोड़ा अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, हाई प्रोटीन डाइट लें, और उससे जो सीमन क्वालिटी है, स्पर्म क्वालिटी है, उस पर इम्प्रूवमेंट आएगी। और साइड बाय साइड एंटीऑक्सीडेंट्स भी ले। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे खाने में भी होते हैं, बट हम एक्सटर्नली भी इनको ले सकते हैं और उससे स्पर्म क्वालिटी इम्प्रूव होती है। और जो आपकी डॉटर इन लॉ है वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स लें, अपना थोड़ा लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें। अगर उनका भी वेट हायर साइड है तो थोड़ा कम करें। नहीं, वो उनका वेट ठीक है। उनका वेट ठीक है तो फिर उनको आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेने को बोलिए। और हर बार ये नहीं होता। देखिए, अगर एक बैच ऑफ IVF, मतलब एक साइकिल ऑफ IVF में ऐसे हमने एग्स रिट्रीव किए, ऐसे एग्स का कोहॉर्ट सिलेक्ट हुआ जो पोर क्वालिटी के हैं, ज़रूरी नहीं है ये हर साइकिल में हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जब IVF साइकिल लेते हैं तो एक पर्टिकुलर बैच ऑफ एग्स को हम बड़ा करते हैं, वो उस साइकिल के एग्स होते हैं। इनका ज़रूरी नहीं है हमेशा हर साइकिल में हर बैच ऑफ एग्स की क्वालिटी पोर हो। ये इस साइकिल तक ही लिमिटेड है। एंड होपफुली अगर ये सेकेंड साइकिल के लिए जाएंगे, होपफुली उसमें इनको ये डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेंगी। बट फिर भी ये एंटीऑक्सीडेंट्स लें, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा मॉडिफाई करें, एंड होपफुली सक्सेसफुल रहेगा अगला साइकिल। जी बिल्कुल, डायग्नोसिस पे हम फर्दर बात करेंगे, बट बिफोर हम उस पर बात करें, यहाँ पे एक वक्फे के लिए रुकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्रामुक सिलसिल रोज जारी, ये रुको अके वक्फ खतर तुह गजो। सेब की कम पैदावार जनाब फिक्र की नहीं बात, क्योंकि आ गया है क्री कैलमैक्स। 9 जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर दे मुकम्मल ग़िज़ा। अब सेब होंगे मजबूत, रसीले, एकसार और पाए 18 से 20% ज्यादा पैदावार। क्री कैलमैक्स, ए ग्रेट क्वालिटी, बेहतर शेल्फ लाइफ और यकीनी मुनाफा। नाज़रीन, वक्फ पत् बे अक फेर तुहद खैर मकदम प्रोग्रामस मज। आज कत बात करान ज इनफर्टिलिटी क्या गई तो सान जोरन क्या कह दिक्कत बच्चे हेनस मज। अत मौजूस पे कत बात करान पन्निस खास मेहमान सन मेहमान डॉक्टर सना अशफाक नकाश साहिबा, यम जन कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट वैली फर्टिलिटी सेंटर नौगाम श्रीनगर मज। डॉक्टर साहिबा, तुह निश करो ये जानच कोशिश जन तुह निश कह कपल अप्रोच करान तिम बच्चे हेन कहें, डायग्नोसिस कितन सपदान, मेल फर्टिलिटी कितन तुम चेक करान, वेदर फर्टिलिटी बराबर, इनफर्टिलिटी इश्यूज क्या रोजान, तो फीमेल फैक्टर्स कितन तुम इवेलुएट करान? जी, जैसे मैंने बताया, इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ मेल और फीमेल दोनों के हैं। तो हमारी इवैल्यूएशन भी दोनों से ही स्टार्ट होती है। कपल हमारे पास आता है और हम
अपना डायग्नोसिस हिस्ट्री से शुरू करते हैं। Okay. सिंपल सवाल जवाब कि आप क्या काम करते हैं, आप क्या करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया हमारे जो ऑक्यूपेशंस हैं वो भी कई बारी हैजार्ड बन सकते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। जैसे अभी हमने फार्मिंग की बात की, हमने हीट एक्सपोजर की बात की, लाइफस्टाइल की बात की, ओबेसिटी की बात की, तो ये सिंपल बातचीत से ये चीज़ निकल आती है और हम ये वहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं। हम उनको सलाह दे सकते हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी है, लाइफस्टाइल आपको थोड़ा हेल्दी करना है, तो ये चीज़ वहाँ से शुरू होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम हस्बैंड का सीमन एनालिसिस कराते हैं। एक सिंपल टेस्ट है जिसमें हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 स्पर्म काउंट कितना है, नंबर 2 मोटिलिटी क्या है स्पर्म की, एंड नंबर 3 मॉर्फोलॉजी क्या है, यानी कि काउंट कितना है, उनकी मोटिलिटी कैसी है और बनावट, मॉर्फोलॉजी यानी कि उनकी बनावट कैसी है। ये 3 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए भी। कई बारी हमारा ट्रीटमेंट मोडालिटी जो हम चूज़ करेंगे वो गवर्न होता है सीमन पैरामीटर्स से, राइट। और अगर सीमन पैरामीटर्स हमारे एबनॉर्मल आते हैं, सीमन एनालिसिस में कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है, तो हम फिर हस्बैंड का जो मेल पार्टनर है उनके हार्मोन्स कराते हैं। उनके हार्मोन टेस्ट होते हैं FSH, LH, प्रोलैक्टिन, TSH, टेस्टोस्टेरोन, ये कुछ मेल हार्मोन्स हैं जो हम कराते हैं। और हिस्ट्री में जैसे मैंने बताया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है लेकिन ऑफन ओवरलुक्ड कॉज है अनडिसेंडेड टेस्टीज। जैसे हमने बात की कि बच्चे में बेटे में टेस्टीज डिसेंड नहीं हुए थे, वो करेक्ट नहीं हुए और इनफर्टिलिटी की तरह अब प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी हमें हिस्ट्री में सामने आ जाती है। और कई बारी हमें स्क्रॉटल अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ता है अगर हमें कोई सर्जिकल कॉज है। जैसे वेरिकोसील भी एक इनफर्टिलिटी का कॉज है जिसमें डायलिटेशन होती है बेसिकली वेसल्स की, वो हमें अल्ट्रासाउंड पे दिख जाता है, राइट। तो ये हमारी मेल पार्टनर इवैल्यूएशन है। जी बिल्कुल, फीमेल पार्टनर को कैसे इवैल्यूएट करते हैं फर्दर भी उस पर बात होगी। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं, ये सुहेल साहब हैं, खानियार से कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल साहब फरमाइए बनो सवाल। अच्छा सवाल मैम ये आज गया लगभग 4 to 5 years गए खानदार जी अश्विन सा कंसीव बेबी की आज गए वाले डॉक्टर साहब मगर छन कोई हिसाब किताब जी डॉक्टर साहब तो करी इंटरेक्ट 4 to 5 वेरी गई खानदार 4 जी 5 साल हो गए आपको शादी को और कंसीव बिल्कुल आपने एक बार भी नहीं किया? नहीं जी। आपने टेस्ट करवाए, आपने सीमन एनालिसिस करवाया है? वो नॉर्मल? हाँ जी वो टेस्ट सारे करवाए जी, वो नॉर्मल थे सारे जी। और आपकी वाइफ के पीरियड्स रेगुलर हैं, उनके साइकिल्स टाइम से आते हैं? नहीं साइकिल्स उसके बराबर, पीरियड्स में थोड़ा सा वो होता रहता है, उन्हें पता नहीं उसमें होता रहता है, मतलब टाइमिंग का इशू। और ट्यूब्स, उनके ट्यूब्स का टेस्ट आप ट्यूब सब कुछ वो क्लियर है? वो भी क्लियर है। यूट्रस ठीक है उनका, उसमें कोई फाइब्रॉइड कोई ओवरवेट है? ओवरवेट है बस। जी जी तो ये अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जैसे मैंने बोला, क्योंकि इनके सीमन पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, पीरियड्स रेगुलर है, ट्यूब्स भी खुले हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो ये हमारा एक अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कैटेगरी में आता है। और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में एक्चुअली हमारा एक ट्रीटमेंट है IUI, हम उसको बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। वो बहुत हेल्प करता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, क्योंकि वो ऐसे फैक्टर्स को ओवरकम करता है जिनकी हम बेसिकली टेस्टिंग नहीं करते। ये तो मोटी मोटे टेस्ट हैं, बड़े बड़े टेस्ट हैं जो हम करते हैं। अब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे टेस्टिंग स्टार्ट करें तो फिर हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, फिर हम ट्रीटमेंट तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो डेफिनेटली अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में काफ़ी हेल्प करता है और बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। हस्बैंड का जो सीमन है हम उसको प्रिपेयर करते हैं लैब में, प्रोसेस्ड सीमन, मतलब उसको थोड़ा सा बेटर करते हैं और एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन यानी कि हम फीमेल की मॉनिटरिंग करते हैं और जब उसकी ओव्यूलेशन होने वाली होती है, रप्चर होने वाला होता है एग, उस टाइम पे वो प्रोसेस सीमन हम यूट्रस के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। और कई बारी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में इट रियली हेल्प्स और प्रेगनेंसी आ जाती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब डायग्नोसिस के हवाले से हम बात कर रहे थे और आप फरमा रहे थे कि फीमेल फैक्टर्स जी रहते हैं, तो क्या क्या फीमेल फैक्टर्स रहते हैं और कैसे इवैल्यूएशन होती है इनकी? जी तो फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी की बात करें तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओवरीज
2 ओवरीज है, 2 फेलोपियन ट्यूब्स हैं जो एक यूट्रस में कम्युनिकेट करते हैं। Exactly. तो कॉजेज भी यहीं कहीं होंगे, या ओवेरियन कॉजेज होंगे, या ट्यूबल होंगे, या यूट्राइन कॉजेज होंगे, राइट। सबसे कॉमन इनफर्टिलिटी का कॉज ओवेरियन होता है, Okay. और ओवेरियन में भी 80% जो ओवुलेटरी डिसफंक्शन है, यानी कि ओवुलेशन का ना होना पीसीओएस की वजह से है। Exactly. तो 80% पेशेंट्स जो ओवुलेटरी डिसफंक्शन लेके हमारे पास आते हैं, यानी कि उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, उनकी ओवुलेशन नहीं होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पीसीओएस। और Exactly. पीसीओएस में जब हम मैनेजमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमारा सबसे पहला सलाह रहती है कि आप अपनी सीडेंट्री लाइफस्टाइल ख़त्म करें, आप एक्सरसाइज करें, आप अच्छा डाइट लें, क्योंकि 5 to 10% भी अगर उनका वेट लॉस होगा, जस्ट 5 to 10%, वो कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट उनकी ओवुलेशन स्पॉन्टेनियस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी है, जस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसके बाद फिर हम उनको ओवुलेशन इंडक्शन मेडिसिन देते हैं, एग बनाने की मेडिसिन देते हैं, जिससे एग बनता है, और एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन फिर हम उनको टाइम्ड इंटरकोर्स की सलाह देते हैं, राइट। तो ये ओवेरियन कॉजेज हो गए। हमारे कश्मीर वैली में एक्चुअली, बिकॉज मैंने पहले बोला था कि हमारे यहाँ पे डिलेज मैरिजेस का बहुत प्रिविलेंस बढ़ गया है, कि हमारी शादी बहनों की बहुत लेट हो रही है। तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, लो ओवेरियन रिजर्व, यानी कि जब वो इसकी कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं हमारी बहनें, उनको डिफ़िकल्टी इसलिए फेस करने को मिल रहा है क्योंकि एग रिजर्व, जो एग नंबर है, वही लो हो चुका है। AMH ही उनका लो होता है, एग नंबर, एग क्वालिटी ही लो हो गई होती है। तो ये बहुत कॉमन है, मतलब OPD में हम डेली इन एंड आउट ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिनका एग रिजर्व कम होने की वजह से कंसेप्शन में डिफ़िकल्टी आ रही है। जी बिल्कुल। शोएब अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये सोपोर से कॉल कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पनु सवाल फरमाइए। मैम पहले तो थैंक्स कि हमने आपका लास्ट पॉडकास्ट भी देखा था जो आपने चलाया था, एंड दैट वाज वेरी गुड। थैंक यू सो एंड मच। फर्टिलिटी सेंटर बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमें देते हैं, तो वो सब हम देख रहे हैं। एंड लास्ट टाइम मुनफ्फा मैम भी आई थी, एंड माय क्वेश्चन इज मैम कि जो स्मोकिंग है वो इनफर्टिलिटी पे किस हद तक इफेक्ट करती है? जी, स्मोकिंग के हवाले से ये जानना चाह रहे हैं। जी मैम। स्मोकिंग, देखें, स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में बहुत उसका वेरीड इफ़ेक्ट है। पहले तो हमें पता ही है कि हम उसको इनहेल लंग्स में कर रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट लंग्स में क्या है वो सबको पता है। अब तो सिगरेट पैकेट्स पे भी लिख के होता है कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर एंड इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। बट अगर हम पर्टिकुलरली हमारी फर्टिलिटी हेल्थ, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, तो मेल्स में स्मोकिंग की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, यानी कि आप माने एक तरह से इन्फ्लेमेशन बॉडी में शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से जो सीमन पैरामीटर्स हैं उस पे इफेक्ट आता है। इनफैक्ट एक टेस्ट है DFI, DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, और ये एक तरह से हमें जेनेटिक लेवल पे बताता है जो DNA है, जो हमारे स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटीरियल होता है, उस पे भी स्मोकिंग का इफेक्ट आता है, क्योंकि स्मोकर्स में जो DFI है, DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, वो हायर आता है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। तो आप देखिए इसका इफेक्ट किस लेवल तक है। सिर्फ एक एनवायरनमेंट ये खराब नहीं करता, सिर्फ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं करता, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को ही सिर्फ ये इंक्रीज नहीं करता, ये DNA को जाके भी खराब करता है। तो स्मोकिंग डेफिनेटली सीमन पैरामीटर्स पे नेगेटिव इफेक्ट लाता है। जी एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर हम अभी अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि फैमिली प्रेशर रहता है बच्चे को लेकर, सोसाइटी का, पीर्स का। तो अभी कुछ ही मंथ्स हुए होते हैं शादी को, एंड एवरी कपल इज आस्क्ड कि कंसीव किया है कि नहीं। तो एक कपल को कब अप्रोच करना चाहिए एक डॉक्टर को अगर उनको बच्चा बनने में कोई दिक्कत आ रही है, और कितने टाइम पीरियड तक उनको वेट करना चाहिए कि उनको नेचुरली प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म हो जाए? जी देखिए, ये एक बहुत ही ओवरलुक्ड एस्पेक्ट है इनफर्टिलिटी का। हमारे जो कपल्स हैं वो ऑनेस्टली उनको कोई सपोर्ट नहीं होता, फैमिली की तरफ से भी प्रेशर होता है, सोसाइटी की तरफ से भी प्रेशर होता है। एक क्लॉक चल रही होती है सबके माइंड में, इतने महीने हो गए शादी को, अभी भी हम
हमने नहीं सुना कि इन्होंने कंसीव किया। बट देखिए प्रेशर में आके वैसे भी कोई काम नहीं होता, तो रिप्रोडक्शन भी स्ट्रेस के अंडर हैम्पर हो जाता है। और एक कपल को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की, अगर फीमेल की एज 35 से कम है तो वो 1 साल तक आराम से स्ट्रेस फ्री होके ट्राई कर सकते हैं विदाउट नीडिंग एनी मेडिकल हेल्प। लेकिन अगर फीमेल पार्टनर की एज 35 से ज़्यादा है, या अगर हमें पता है कि उसे PCOS है, हमें पता है कि उसको एंडोमेट्रियोसिस है, या हमें पता है कि जैसे मेल पार्टनर बहुत स्मोकिंग करते हैं, या उनमें कोई सर्जरी हुई है, फॉर एग्जांपल हर्निया रिपेयर हुआ है, इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी हुई है, तो वो एक मतलब एक इंडिकेशन बन जाती है कि शायद इनको एक बारी तो इवैल्यूएट करना चाहिए कि शायद कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसमें फर्टिलिटी हैम्पर हो रही है। या फीमेल की कोई सर्जरी हुई हो, फॉर एग्जांपल वो अनमैरिड थी और उनकी कोई ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी हुई, सिस्ट रिमूव की गई, या ट्यूबल सर्जरी थी कोई, तो वो भी एक इंडिकेशन बन जाती है कि शायद इनको बहुत ज़्यादा नहीं ट्राई करना चाहिए, एक बारी मेडिकल हेल्प ले लेनी चाहिए। कुछ नहीं तो टेस्ट ही करा लें, और अगर सब ठीक है, डॉक्टर खुद बोलेगा नहीं आप अभी आराम से ट्राई कीजिए, अभी आपको मेडिकल इंटरवेंशन या दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, तो 1 साल तक मिनिमम उनको रुकना चाहिए नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं, ये अब्दुल रशीद साहब हैं, शोपियान से कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल फरमाइए अब्दुल रशीद साहब। अस्से में तो मेरी फ्रेंड आखज अहन हज आवाज हुआ वापस जी, तो थो पन्ने टीवी सेटुक वॉल्यूम कम तो सवाल फरमाइए। टीवी बंद फरमाइए पनो सवाल में। मे फ्रेंड अमिस एजोस्पर्म हवन नील जी, अम टेस्ट वेस्ट कर मगर वन अंदर स्पर्म तम बनान मगर नबर स्पर्म कह अमिस ब्लॉकेज हवन अमिस खुद वन तो अमिस क्या सजा अमिस गई पूत वरी खानरस। जी जी समझ गई मैं। देखें इनके वो स्मोकिंग इफेक्ट पेवान एजोस्पर्म पे जी तो वो ये कत हदस तान सही मगर अड़ी सिगरेट चवान तब 4 बच्चे 5 बच्चे अत पे वन कर थोड़ा डिस्कस। जी 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 वालेकुम सलाम। देखें कॉलर ने हमें बताया कि इनके सीमेन टेस्ट में जो है एजोस्पर्मिया है। एजोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म का ना होना सीमन में, इजैकुलेट में स्पर्म का ना होना, उसको हम एजोस्पर्मिया बोलते हैं। और एजोस्पर्मिया में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ऊपर टेस्टीज में स्पर्म बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्योंकि इजैकुलेट में तो नहीं है, तो या तो रास्ते में रुकावट है और वो इजैकुलेट में नहीं आ पा रहे हैं, या तो वो ऊपर ही नहीं बन रहे हैं। तो कुछ हार्मोन टेस्ट होते हैं जो देखे जाते हैं देखने के लिए कि अगर हार्मोन्स नॉर्मल हैं और सीमन में नहीं है स्पर्म, तो शायद टेस्टीज बना रहे हैं। और अगर टेस्टीज बना रहे हैं स्पर्म, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम प्रोसीजर एक करते हैं जिसको टीसा बोलते हैं या टेसे बोलते हैं। टेस्टीज में से हम स्पर्म या तो एक्सट्रैक्ट करते हैं या एस्पिरेट करते हैं। एक नीडल डाल के हम वो स्पर्म निकाल लेते हैं, और उस स्पर्म को लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ IVF के थ्रू ही यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम फीमेल के भी एग्स निकालेंगे और हस्बैंड के जो टेस्टीज है उसमें से स्पर्म्स निकाल के उनको फर्टिलाइज करके करेंगे लैब में, और एक एम्ब्रियो बनाएंगे, और वो एम्ब्रियो फिर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फीमेल के यूट्रस में। तो ये बिल्कुल ट्रीटेबल है, ये कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी एजोस्पर्मिया। हमारे पास बहुत मेल्स आते हैं जिनको एजोस्पर्मिया होता है, और हम उनके टेस्टीज से स्पर्म निकाल के IVF में यूज़ करके एम्ब्रियो बना के यूट्रस में डाल देते हैं, और प्रेगनेंसीज आती हैं। जी बिल्कुल। जो IVF ट्रीटमेंट हमारे पास रहते हैं वो कब आप रिकमेंड करते हैं एक कपल को? देखिए IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही खूबसूरत एडवांसमेंट है इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में, और हमें उसको वैसे ही देखना चाहिए। IVF के अराउंड अभी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और बहुत डर है लोगों के मन में इस चीज़ को लेके, और वो IVF को हमेशा एक लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन, लास्ट रिजॉर्ट को लेके चलते हैं कि नहीं पहले तो हम सब करेंगे, हम दवाइयाँ ले लेंगे, हम जो डॉक्टर हमें बोलेगा हम करेंगे, नहीं लेकिन IVF नहीं करवाएंगे। ये चीज़ हमें थोड़ा सा चेंज करना है। IVF लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे कपल्स में IVF इज़ आवर फर्स्ट ऑप्शन। जैसे कि अभी हमारे कॉलर ने बताया कि एजोस्पर्मिया में नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इजैकुलेट में सीमन में स्पर्म ही नहीं है, तो वो नेचुरली नहीं आएगी प्रेगनेंसी। और जब हम टेस्टी से वो स्पर्म निकालेंगे, हम वो सिर्फ और सिर्फ IVF में ही यूज़ कर सकते हैं, हम उसको और किसी मोडालिटी से यूज़ नहीं कर सकते। तो नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी फीमेल के ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, दोनों फेलोपियन ट्यूब
ट्यूब्स अगर किसी के ब्लॉक्ड है तो ऐसे में भी IVF हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि वही एक साइंस है जो ट्यूब्स को सरपास करके प्रेगनेंसी ला सकता है। या जैसे हमने बात की हमारे यहाँ कश्मीरी बहनों में AMH एग रिजर्व बहुत ही लो है, उनमें भी हम कोई भी और ट्रीटमेंट ऑप्शन दें उससे हमारा जो सक्सेस प्रिडिक्शन है वो कम है, मतलब कंपेयर टू IVF उनकी बाकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज से प्रेगनेंसी अचीव करना लो प्रोबेबिलिटी है। तो उनके लिए भी कई बारी हम IVF ही उनको फर्स्ट ऑप्शन बोलते हैं, सीइंग देयर कंप्लीट सिनेरियो क्लिनिकल प्रोफाइल। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो प्रोसेस है IVF का ट्रीटमेंट जो है ये कितना टाइम लेते हैं और कितने टाइम के बाद कंफर्म होती है कि प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव है? जी देखिए, IVF में हार्मोन इंजेक्शन स्टार्ट होते हैं। ये जो इंजेक्शंस हैं ये एग बनाने के इंजेक्शंस हैं। तो जैसे मैंने बात की एग रिजर्व की, वो हम चेंज नहीं कर सकते, वो हर एक फीमेल का फिक्स्ड है कि उसकी ओवरीज में एग नंबर कितना है, लेकिन उन सारे एग्स को हम इंजेक्शंस के थ्रू, हार्मोन इंजेक्शंस के थ्रू बड़ा करते हैं। बहुत लोगों के मन में डर होता है कि अब इंजेक्शंस लगने हैं, ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर रहेगा, बट ये इंजेक्शंस जो हैं बिल्कुल वही प्रेपरेशन है जो आपने देखा होगा हर घर में कोई शुगर पेशेंट तो होता ही है और वो इंसुलिन का यूज़ करते हैं, जो इंसुलिन सिरिंज है वो खुद इनफैक्ट अपना इंजेक्शन खुद करते हैं। तो ये जो इंजेक्शंस हमारे हार्मोन इंजेक्शंस है ये उसी प्रेपरेशन के होते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन इसकी सबक्यूटेनियस ही होती है, उसी तरीके से जैसे एक इंसुलिन इंजेक्शन की होती है जो शुगर मरीज करते हैं। तो ये इंजेक्शंस लगभग 10 दिन लगते हैं, डेली लगते हैं, और ये एग्स बढ़ाने के इंजेक्शंस होते हैं। उसके बाद जो वंस एग्स आर रेडी, जो एग्स मैच्योर हो जाते हैं, हम इनको अंडर एनेस्थीसिया मरीज को बेहोश करके वो हम निकाल देते हैं वो सारे एग्स। तो वो वाला प्रोसीजर तो बिल्कुल पेनलेस है, पेशेंट को समझ नहीं आता, हम सारे एग्स अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंडर रिट्रीव करते हैं। सेम डे जो हस्बैंड है या तो वो सैंपल अपना सीमन सैंपल देते हैं, और अगर एजोस्पर्मिया है हस्बैंड को तो हम वो टेस्टिस से सैंपल ले लेते हैं स्पर्म का, और लैब में जो हमारे पास एग्स और स्पर्म हैं उनको हम मिला के फर्टिलाइज करके लैब में ही एम्ब्रियो बनाते हैं। इस एम्ब्रियो को कल्चर किया जाता है, यानी कि लैब में ग्रो किया जाता है। एटलीस्ट 5 डेज हम इसको कल्चर करते हैं, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक लेके जाते हैं, और फिर वो ब्लास्टोसिस्ट है जो हम इम्प्लांट करते हैं, यानी कि यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। और वंस हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं यूट्रस में, 2 हफ्ते का उसके बाद एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि जो हमने ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र किया, यानी कि जो हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया, वो इम्प्लांट हुआ या नहीं हुआ। 2 हफ्ते के बाद फिर हमारा रिजल्ट सामने आता है कि प्रेगनेंसी आई या नहीं आई। जी बिल्कुल। अब जब माशाल्लाह प्रेगनेंसी कंफर्म होती हैं ऐसे सिनेरियो में, तो उस दौरान उनको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं कि नहीं? हाँ देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सबको लगता है कि हम IVF प्रेगनेंसी में, IVF में इन्होंने एम्ब्रियो बाहर से अंदर डाला है, तो अगर हम अब उठेंगे तो शायद ये एम्ब्रियो निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए, एम्ब्रियो और यूट्रस की जो इंटरेक्शन है वो अल्लाह ताला ने ऐसी रखी है कि उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती, और अगर वो नहीं होनी उसको कोई ताकत करा भी नहीं सकती। बेड रेस्ट हम नहीं बोलते हैं अपने पेशेंट्स को कि हमने अब एम्ब्रियो डाला है तो अब आप बिल्कुल ही बेड पे लेटे रहे तभी जाके ये इम्प्लांट होगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट स्टडीज हमें नेगेटिव कोरिलेशन बोलती हैं कि प्रेगनेंसी रेट्स घटती हैं अगर मरीज बिल्कुल ही 14 दिन बेड पे लेट जाता है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है जैसे पेट पे जोर या दबाव आए, भारी वजन नहीं उठाना है, कोई स्ट्रेनियस एक्सरसाइज या एक्टिविटी नहीं करनी है जैसे आपके पेट पे जोर आ रहा हो, बट आप हल्का फुल्का घर का काम तो आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल आपको बेड पे ही नहीं लेटना है। हाँ, इस टाइम पे आपको हेल्दी डाइट खाना है, आपको अच्छा प्रोटीन खाना है, अच्छे आपको विटामिन मिनरल्स, अच्छे आपका डाइट अच्छा होना चाहिए। सिमिलरली आपको स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करनी है। इम्प्लांटेशन सबसे ज़्यादा अच्छी होती है जब आप बिल्कुल एक स्ट्रेस फ्री हैप्पी एनवायरनमेंट में IVF कराएं। एंड देन हमारी जो दवाइयाँ रहती है, ऑफ कोर्स वो आपको टाइम से लेनी है। हमारी मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दैट टाइम, वो 2 हफ्ते। बट एक बार ये प्रेगनेंसी आ जाए, एक IVF प्रेगनेंसी और एक नेचुरल प्रेगनेंसी में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, ये हमें मन से डर निकालना है कि अब ये IVF प्रेगनेंसी है तो इसमें तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी ही होंगी, ऐसा नहीं है। IVF प्रेगनेंसी बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी जैसी होती है, ना उसमें कोई रिस्क ज़्यादा होता है अबॉर्शंस का, ना उसमें कोई प्रीटर्म लेबर का ज़्यादा रिस्क होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर उस प्रेगनेंसी में पेशेंट को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ हो जाता है, वो उस पेशेंट को वैसे भी होता अगर वो नेचुरली कंसीव
करता। तो पर से क्योंकि उस पेशेंट ने IVF से कंसीव किया अब उसको ये कॉम्प्लिकेशंस होगी, वैसा नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में अभी भी एक नोशन है, अगर किसी को बच्चा नहीं बन रहा है, ये जो ये इनफर्टिलिटी का इशू है, हम ओपनली डिस्कस नहीं करते ना अपनी सोसाइटी में ना अपनी फैमिली में। तो जब हम IVF ट्रीटमेंट की बात करते हैं, बेस्ट एज कौन सी रहती है? क्योंकि इनिशियली शायद जो कपल है, चाहे फीमेल हो मेल हो, नहीं बोल पाते हैं फैमिली में कि हमें प्रॉब्लम्स हैं इसलिए बच्चा नहीं बन रहा है। तो बेस्ट एज कौन सी रहती है जब हम IVF ट्रीटमेंट की बात करते हैं? देखिए, IVF का सक्सेस बहुत डिपेंडेंट है फीमेल की एज पे। इनफैक्ट हमारी जो स्टडीज़ है, रिसर्च पब्लिकेशंस है, जिन पे उन्होंने देखे कि IVF का सक्सेस आउटकम कौन से फैक्टर्स प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि हमारा IVF सक्सेस रेट बेटर हो। और उन स्टडीज़ में नंबर 1 प्रिडिक्टर फीमेल की एज आई है। तो डेफिनेटली अगर यंगर एज पे IVF होता है तो एग क्वालिटी बेटर होती है और IVF सक्सेस रेट भी बेटर होता है एज कम्पेयर टू जब हम IVF ओल्डर एज पे करते हैं। एग नंबर भी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, एग क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, और हमारा जो एम्ब्रियो क्वालिटी है वो एग और स्पर्म की क्वालिटी पे ही डिपेंडेंट है। तो जब एग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, हमारा एम्ब्रियो क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता है और प्रेगनेंसी रेट्स थोड़े से डिक्लाइन हो जाते हैं। जी डेफिनेटली। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये विशाल शर्मा साहब है, जम्मू से कॉल कर रहे हैं। हेलो हेलो जी विशाल साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, सवाल पूछे अपना। जी डॉक्टर साहब से बात ऐसे है, 15 ईयर्स हो गए मेरी मैरिज को, तो प्रेगनेंसी वगैरह स्टीमन वगैरह काफ़ी अर्से से हमने चेक करवाए, सब कुछ किया, तो बीच में 1-2 बार प्रेगनेंसी हुई मगर फिर फेल, और उसके बाद काफ़ी मेडिसिन वगैरह भी चली, टेस्ट वगैरह ओके थे, तो काफ़ी अर्से से प्रेगनेंसी 1-2 बार हुई मगर फेल्ड हो गई। तो उसके बाद फिर हमने एक बार IVF वगैरह भी करवाया, तो उसमें भी हमें ऐसे रिजेक्ट हो गया, और तब से फिर हमने छोड़ ही दिया और मेडिसिन वगैरह। जी 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 मैंने आपका सवाल सुन लिया है। आपकी वाइफ की एज क्या होगी? इस वक्त 35 होगी, 35-40 के बीच में हो गई है। 35-40 के बीच में होगी, ठीक। जी जी, जो आपके 2 पहले अबॉर्शंस रहे हैं उनकी वजह आपने इन्वेस्टिगेट करवाई, वो क्या रीजन रहा है? जी 1-2 बार तो प्रेगनेंसी हुई अचानक काफी, तो उसमें 1-2 बार कोई कम से कम 2-3 मंथ ठीक रही, उसके बाद वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो फिर वो वॉशिंग करना पड़ा, तो उसके बाद कुछ टाइम काफी निकला, तो फिर हमने IVF भी करवाया, तो वो भी फेल हो गया। IVF के फेलियर की वजह एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी का नहीं था? क्या कुछ हम जी आपने नहीं पूछा होगा। देखिए, आप कह रहे हैं कि जो आपके 2 अबॉर्शंस हुए थे वो पहले 3 महीने के बाद हुए थे, तो अक्सर जो हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस होते हैं, यानी कि पहले 3 महीने में अबॉर्शन होना, उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी यानी कि जेनेटिक लेवल पे डिफेक्ट होना एक रीज़न होता है कि इतना अर्ली मिसकैरेज हो गया, फर्स्ट 3 मंथ्स में ही अबॉर्ट हो गया बेबी। तो एक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, एक जेनेटिक लेवल पे, क्रोमोसोमल लेवल पे एबनॉर्मेलिटी होना एक रीज़न हो सकता है, और यही रीज़न हो सकता है कि आपका जो IVF है वो भी फेल हुआ। हो सकता है जो एम्ब्रियो हो उसमें भी ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो। एक टेस्ट होता है PGT, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, जो हम IVF के टाइम कर सकते हैं। हम उसमें एम्ब्रियो डालने से पहले एम्ब्रियो की सेल लेते हैं और उसको जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, और अगर वो जेनेटिकली नॉर्मल आता है, यानी कि इसमें कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है इस एम्ब्रियो में, हम वही एम्ब्रियो फिर ट्रांसफ़र करते हैं। तो कई कपल्स में जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से अबॉर्शंस होना, एम्ब्रियो का इम्प्लांट ना होना, वो अवॉइड हो जाता है PGT से, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग से। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे थे IVF ट्रीटमेंट की, तो आप फरमा रहे थे कि कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो डिटरमाइन करते हैं सक्सेस रेट ऑफ IVF, जिसमें पहला फैक्टर जो है वो एज है। और कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं?
देखिए फिर हमने जैसे बोला लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी होती है, जो स्मोकिंग बहुत करते हैं, उनमें हमें क्वालिटी ऑफ जो एग और स्पर्म है वो कॉम्प्रोमाइज्ड मिलती है। और ओबीस पेशेंट्स में हमें ड्रग का जो डोज है, आईवीएफ में जो हम इंजेक्शंस का डोज देते हैं वो भी ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि ये बीएमआई पे डिपेंडेंट है, यानी कि हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है, हमारा जो वेट हाइट रेशियो है, उस पे हमारा ड्रग का डोज कैलकुलेट होता है। तो हमें इनको डोज भी ज़्यादा देना पड़ता है और काफ़ी हद तक जो क्वालिटी है वो हमें कॉम्प्रोमाइज्ड मिलती है। इनफैक्ट मेल्स में भी जो ओबीस मेल्स हैं, जो बहुत स्मोक करते हैं या उनका ऑक्यूपेशन ऐसा है, उनका बहुत हीट एक्सपोजर वाला काम है, उसमें भी हमारा जो क्वालिटी ऑफ स्पर्म मिलता है वो कॉम्प्रोमाइज्ड मिलता है। तो ये कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं और कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका हम कुछ कर नहीं सकते, राइट। बट एज, जैसे आपका पहला सवाल था कि किस एज पे एक्चुअली हमें आईवीएफ की तरफ बढ़ना चाहिए, तो कपल के लिए सही एज पे आईवीएफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या हम देखते हैं कि कपल्स बाकी ट्रीटमेंट्स को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि आईवीएफ के रिलेटेड एक डर है। तो उनको लगता है नहीं, अभी हम यंग हैं, हम अभी बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, जो बाकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं उनको फॉलो कर लेते हैं। आईवीएफ तो हम कभी भी करा सकते हैं, बट वो कॉन्सेप्ट नहीं है। आईवीएफ कभी कराने से क्या हो जाता है, हमारा सक्सेस ड्रॉप हो जाता है, हमारी प्रेगनेंसी आने में डिले हो जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, ऐसा कोई कपल जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो आईवीएफ ट्रीटमेंट से हुआ हो, और क्या अब हर एक का ये सवाल रहता है इमोकोर आईवीएफ ट्रीटमेंट, अब क्या इसकी सेकेंड डिलीवरी जो है, अगर ये सेकेंड बेबी प्लान कर रहे हैं, इसको नॉर्मली ये कंसीव होगा कि नहीं, कि इसको उस टाइम भी आईवीएफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, इसका आंसर है कि हमने आईवीएफ क्यों किया, राइट। अगर हमने आईवीएफ फॉर एग्जांपल मेल फैक्टर की वजह से किया है, एजोस्पर्मिया की वजह से किया है, तो ये तो सीधी सी बात है कि सेकेंड प्रेगनेंसी में भी हमें लाने के लिए भी आईवीएफ ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ तो रही, वो जो बेसिक प्रॉब्लम है कि इजैकुलेट में स्पर्म नहीं है, वो तो वही है, राइट। तो ऐसे पेशेंट में तो हमें सेकेंड टाइम भी आईवीएफ करना पड़ेगा। बट अगर हमने आईवीएफ इसलिए किया है क्योंकि पेशेंट को पीसीओएस है फॉर एग्जाम्पल, उसके साइकिल्स आते ही नहीं थे, इतना डिरेंजमेंट थी हार्मोन्स की कि हमेशा मेडिसिन से ही पीरियड्स आते थे, अदरवाइज तो साइकिल्स आते ही नहीं थे। हमने ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन भी दे दी, एग बनाने की मेडिसिन भी दे दी, लेकिन फिर भी एग नहीं बना, प्रेगनेंसी नहीं आई, और फाइनली हमें आईवीएफ करना पड़ा। ऐसे पेशेंट में सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी नेचुरली भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे रीज़न कुछ और था। यहाँ पे रीज़न ये था कि ओव्यूलेशन नहीं हो रही थी, हमने मेडिकल मैनेजमेंट ट्राई किया, नहीं हुआ, तो अब फिर हमने आईवीएफ का ऑप्शन दिया। बट ऐसा पेशेंट, अगर हम ये वेट कम करेंगे, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे और स्पॉन्टेनियसली ओव्यूलेट करने लगेंगे, या नेक्स्ट टाइम हो सकता है, कई बारी पीसीओएस पेशेंट्स में प्रेगनेंसी से हार्मोनल माइल्यू बहुत बेटर हो जाता है, हार्मोन्स थोड़े से जो डिरेंजमेंट होती है वो बेटर हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स फिर नेचुरली भी अगली बार कंसीव कर जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहबा, इस दौरान कितना स्ट्रेस रहता है एक फीमेल को, एवरीवन नोज, हर एक का। अब जिस लेडी ने अब कंसीव किया होगा आईवीएफ ट्रीटमेंट से, तो इस टाइम पीरियड में उनको ये भी दिमाग में रहता है कि आप बाई एनी चांस, खुदा ना खास्ता, मुझे इतना मैं स्पेसिफिक रहूँगी कि खुदा ना खास्ता मुझे मिसकैरेज ना हो, इतनी मैं प्रिकॉशनरी मेजर्स लूँगी। तो वो एक स्ट्रेस होता है, फैमिली का स्ट्रेस होता है, सोसाइटी का स्ट्रेस होते हैं। तो ये सारा स्ट्रेस एक फीमेल कैसे मैनेज करी, और सोसाइटी का, फैमिली का कितना अहम रोल रहता है जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है? जी, ये एक बहुत ही निगलेक्टेड एस्पेक्ट है इनफर्टिलिटी का, जिस पे हम कभी ध्यान भी नहीं देते कि उस कपल को कितना फेस करना पड़ता है। उनको फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, और कई बारी आपस में भी एक ब्लेम गेम चल रही होती है, हस्बैंड वाइफ को ब्लेम करता है, वाइफ हस्बैंड को ब्लेम करती है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा अवेयरनेस लानी है और चेंज करना है कि इस कपल को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है, और हमारी तरफ से भी एज क्लिनिशियंस, एज इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, हम भी उनके एक काउंसलर की तरह होते हैं, हम भी उनको इमोशनल सपोर्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं, ट्रीटमेंट के दौरान भी और उससे पहले भी जब वो हमारे पास आते हैं। बट हमसे ज़्यादा डेफिनेटली उनको फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है, और एक कपल से भी मेरी गुजारिश है कि वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। देखिए, हर ट्रीटमेंट के
सक्सेस रेट्स भी होते हैं और फेलियर रेट्स भी होते हैं, तो हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बारी हमें लगता है कि नहीं, अब हमने IVF कराया तो प्रेगनेंसी तो 100% आएगी ही आएगी। जैसे अभी हमारे 2 कॉलर्स थे जिनके IVF प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं हर एक चीज की। बहरहाल डॉक्टर साहिबा तुहद सठा शुक्रिया सन दावत आज कबूल करने बापत, योर तशरीफ आने बापत, तो ये रज जानकारी अस तबी सान नाज़रीन तम वातन बापत तुहद सठा शुक्रिया। नाज़रीन तुहद ते सठा शुक्रिया वनुक ताम सोन प्रोग्राम वुचने बापत तो ये प्रोग्रामस मज शिरकत करने बापत। इंशाल्लाह आइन सपदो तह सत बे मुलाकात अकिस नईस मौजूस नईस मेहमानस सत। तोतन ताम थो पन्ने सेहतुक ख्याल तुह ते खुदायस हवाले।